धाकड़ खबर, बेखौफज़ुबां, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गए हैं, जिसमें हम बात करते हैं देश ही नहीं दुनिया भर की खबरों की, और उस पर तबसरा करते हैं कृषकांत जी यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी नजर रखते हैं। तो रोजाना की तरह खबर के आखिरी हिस्से में बात की जाएगी गाजा से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों की, लेकिन उसके अलावा देश दुनिया में जो घट रहा है उसको लेकर शुरुआत करते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। पहली खबर जर्मनी से मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वहां पे एक सम्मेलन चल रहा है जिसमें भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पहुंचे हैं। उन्होंने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से मुलाकात की है और बाद में एक बयान भी उनका सामने आया, उन्होंने इजराइल को मानवीय जो मूल्यों का पालन करने की हिदायत दी है या अपील की है, या जो भी आप कह सकते हैं वो किया है। कैसे इन दोनों घटनाक्रमों को देखा और समझा जा सकता है? एक तो ये है कि पूरे दुनिया भर में, खासकर पाश्चात्य देशों में, अमेरिका में, दूसरी तरफ रूस में भी वह एंटी इंपेरियलिस्ट एक फोरम बना के, और वहां कहते हैं 50 से अधिक देशों के कुछ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट भी पहुंचे हुए हैं, लेकिन वैसे लोग पहुंचे हुए हैं जो कि सत्ता में नहीं है या उनकी पार्टीज पहुंची हुई है, और पूरी तरह से वो विचार कर रहे हैं क्या करें। तो ये लगता है कि दौर जहां एक तरफ युद्ध का है, आर्थिक संकट का है, वातावरण के खराब होने का है, वही दूसरा तरफ है कि आपस में यह तय कर रहे हैं कि हम क्या करें ना करें। एक नहीं, मतलब ये दर्जनों दौरे ही दौरे हो रहे हैं। इसकी बात आपने भी पहले की थी। जहां तक म्यूनिक में बात है, आप देखेंगे कि यह जो पुराने अधिकारी हैं या मंत्री हैं वो भी आ रहे हैं, केवल म्यूनिक में नहीं और भी जगह आ रहे हैं। आखिर क्या कारण है? यानी पहले के जो भी दबाव थे या पहले के जो भी संधि थे, जो अलिखित थे, उसको दोबारा सामने लाने की कोशिश की जा रही। भाई हमारा तो ऐसा चर्चा था, और जो पहले के लोग हैं जिनके आप महत्व घट रहा है वो भी अपना महत्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे डेविड कैमरून की बात बार बार हम करते हैं, तो वही स्थिति है। और जहां तक हमारे विदेश मंत्री की बात है, कुछ बोलना था बोला है। ये सारे के सारे प्रजातंत्र की, मानवीय मूल्यों की, यह सब दुहाई देते हैं, जनतंत्र की बातें करते हैं, देश के सार्वभौमिकता की बात करते हैं, खूब जोर शोर से करते हैं और करते रहेंगे तब तक, जब तक कि ये इनका खात्मा ना हो जाए और सही में प्रजातंत्र ना आ जाए, तब हमें प्रजातंत्र की बात करने की जरूरत ही ना पड़ेगी। जी, जर्मनी में वैसे चल क्या रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि वहां पे इजराइल के राष्ट्रपति भी पहुंचे हुए हैं। हाँ, वह कोशिश हो रही है फिर से उनकी कि हम इस हमास युद्ध को किस तरह से देखें। पहली कोशिश है इजराइल की और उसके समर्थकों का कि हमास को जैसे भी हो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जाए। नंबर 2, युद्ध के बाद जो भी स्थिति बनती है उसमें हमास को कुछ भी हिस्सा ना दिया जाए, हमास की स्थिति या हिजबुल्लाह की स्थिति को ना रखा जाए। इनके बने जैसे पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को फिर से या उसके बदले में लाया जाए। तीसरा, अभी हाल फिलहाल का युद्ध चल रहा है, और युद्ध के तरफ जहां एक तरफ कोशिश है कि युद्ध को रोका जाए, मानवीय मदद को आने दिया जाए, सिविलियंस को बचाया जाए, आईसीजे के वर्डिक्ट को लागू किया जाए, वहीं पे इनकी कोशिश है इजराइल की खासकर कि जहां तक फिलिस्तीन स्टेट की बात है, राज्य की बात है, उसे खारिज किया जाए। और इसी की चर्चाएं चल रही, ऊपर दिखाने के लिए कुछ और है, लेकिन अंदर से यही बातचीत चल रही है। जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन असल मुद्दा यह भी है कि जब असल पावर प्रधानमंत्री के पास है तो नेतन्याहू देश से बाहर जंग के दौरान अभी तक क्यों नहीं निकल रहा है? राष्ट्रपति ही क्यों वहां का दौरे कर रहा है? 2 दिन के भारतीय दौरे पर पहुंचने वाले हैं ग्रीस के प्रधानमंत्री, इसे कैसे देखते हैं आप? एक तो हमारा आर्थिक संबंध है, उसको मजबूत करने की बात है। दोनों देशों के जो पूंजी है उनका किस तरह से आदान प्रदान हो, किस तरह से वो अपने इसको बढ़ाएं। नंबर 2, आज की जो स्थिति बन रही है मिडिल ईस्ट में और यूरोप में, वहां भारत का क्या रोल हो, खासकर जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन में उसकी भी चर्चा होगी। वह वहाँ से उनके बहुत सारे विशेष वहाँ के मैसेजेस लाएंगे नेटो से, यूरोपियन यूनियन से, कि आप जो कर रहे हैं उसको कैसे करें, क्या आगे करें। खबर यह भी है कि भारत के कुछ नागरिक वहाँ यूक्रेन में पाए गए हैं जो यूक्रेन में एक भाड़े के सैनिक की तरह काम कर रहे हैं। हालांकि भारत के इसमें डायरेक्ट रोल अभी कहीं से नजर नहीं आ रहा है। पहले भी आया था कि भारत के कुछ म्यूनिशन वहाँ पहुँच गए हैं, इनडायरेक्टली पहुंचे हो, डायरेक्टली अभी तक भारत का रोल नहीं है।
वहां पे ये कोशिश इनकी भी हो सकती है कि भाई अब किस तरह से वहां पे आपके जो अस्त्र शस्त्र हैं पुराने समय के नए समय के जो भी हो कैसे पहुंचाया जाए। ये बहुत सारे मुद्दा हैं एक दूसरे से, जिसमें दोनों एक दूसरे को अवगत कराएंगे कि हमारी स्थिति क्या है। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि इस दौरे के बहुत सारे मतलब निकलेंगे और दौरा हो जाने के बाद कुछ चीजें सामने आएंगी, तब उस पे आगे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अब चलते हैं रावलपिंडी की तरफ। रावलपिंडी एक्सप्रेस अभी तक तो शोएब अख्तर को कहा जाता था, जो फास्ट बॉलर माना जाता था पाकिस्तान का, लेकिन अब वहां के एक कमिश्नर ने भी अपने आप को रावलपिंडी एक्सप्रेस साबित कर दिया है। नाम है लियाकत अली चड्ढा। बड़ा खुलासा किया चुनावी प्रक्रिया को लेकर और इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उन्हें मानसिक बीमार साबित करने की कोशिश की जा रही है। सर, एक चीज तो यह है कि जो स्थिति पाकिस्तान की है तकरीबन वही स्थिति भारत की है दूसरे तरह से, यानी चुनाव का स्वतंत्र होना। यदि सही में बैलेट पेपर से चुनाव वहां हुआ है पाकिस्तान में, उसकी गिनती सही ढंग से हुई हो, यहाँ पे ईवीएम की गिनती सही ढंग से हो, इसके बावजूद यह कहना कि चुनाव एक निष्पक्ष तरीके से हुआ है, यह गलत है। क्योंकि उसमें जो पैसे लगते हैं, जो प्रसार प्रसार होते हैं, जिस ढंग से मीडिया और सोशल मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, चुनाव के बाद जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव आते हैं वह किस तरफ चले जाते हैं, उनके वायदे बेमानी हो जाते हैं। इसलिए आज का चुनाव कहीं से भी निष्पक्ष नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। रावलपिंडी क्या पूरे पाकिस्तान में यह देखा गया है। हाँ, यह असर की बात है कि वहां के कमिश्नर लेवल के लियाकत अली की, जिसकी आपने बात की, उन्होंने इस्तीफा दिया है, यानी कहीं से कहीं उनके अंदर जमीर था और ऐसे लोगों की प्रशंसा होनी चाहिए। हाँ, जहां तक सत्ताधारी पक्ष है उनको मानसिक रूप से बीमार करने की कोशिश करे, आगे चलेगा तो जेल में डाल देंगे, हो सकता है किसी अपराध में फंसा के उनको सजा भी दिलवा दें, ये कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन ऐसे विरोध होने चाहिए और उनको हमारी मदद से और जनता की तरफ से मदद देनी चाहिए। जी, एक सवाल मैं आपके सामने उठाना चाहता हूं। लोग कहते हैं ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर लाओ। जब चंडीगढ़ में महज 36 वोट थे, उनको चुनाव अधिकारी नहीं गिन पाया ढंग से, उसमें से 8 वोट उन्होंने कैंसिल कर दिए, तो कल को जब बैलेट से अगर मान लीजिए मतदान होने लग जाए भारत में दोबारा से, तो क्या हाल होगा? कोई अंतर नहीं पड़ेगा। बैलेट पेपर जब होता था तो किस ढंग से होता था, वह 1977 के चुनाव में छोटा ही था, वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन मैं था बिहार में और वैशाली जिले में भी घूमा था, वहां देखा था कि वहां बंदा वहां जाके बैठ गए 4-5 और ठप्पा लगाए जा रहे हैं कांग्रेस विरोधी, यानी उस समय जनता पार्टी या जिसका भी रूप था उस पर डाल रहे हैं बिल्कुल। और जो अधिकारी था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो बार बार कहता था, रिक्वेस्ट करता, कम से कम 10-12 तो छोड़ दो यार, नहीं तो बेइज्जती होगी, वो कहेगा कि धांधली हुआ है। यही हालत आपके चंडीगढ़ में खुलेआम वीडियो के सामने हुआ है। कोई अंतर नहीं पड़ता। जो कहते हैं कि ईवीएम हटाओ, प्रजातंत्र बताओ, मूर्खता की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। असल चीज ये है कि जो सिस्टम है पूरा, उसमें सुधार हो, लेकिन उसमें सुधार की इतनी उम्मीद नहीं है, क्योंकि आरएसएस के शिशु मंदिरों से निकलकर लोग अब सीट पर बैठ चुके हैं और अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं। अब आपको लेकर चलते हैं बांग्लादेश की तरफ। यहां से खबर सामने आई है कि नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनिस को यहां के एक बैंक ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वैसे ये जहां तक इनकी बात है, ये नोबेल पुरस्कार विजेता भी हैं मोहम्मद यूनिस, और अभी 83 वर्ष के हैं। और इनको मिला था इसीलिए कि इन्होंने ग्रामीण बैंक की स्थापना की थी, इनका मुख्य रोल था उसमें। और उसमें मिनी क्रेडिट, यानी छोटे छोटे कर, लाखों करोड़ नहीं, कुछ 100,000 भी जो एक मजदूर है या किसान है छोटा सा, वह भी ले सकता था। यानी जो लघु उद्योग की कल्पना हमारे यहाँ थी, इसके किया था। और कहते हैं कि इससे लाखों लोग गरीबी रेखा से ऊपर निकले थे और इसके लिए ही इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। लेकिन शुरुआती दौर के बाद से जो बाद में हुआ, जो इनकी कंपनी है, खासकर इन्होंने संचार व्यवस्था में किया, बाकी सब में किया, कहते हैं। और ये अभी की जो सरकार है, ये शेख हसीना की सरकार है, उसके खिलाफ करते हैं। तो उनके तरफ से आरोप लगाया कि इन्होंने लेबर लॉ को कहीं ना कहीं से तोड़ा है और इसके कारण इन पे मुकदमा चला और 6 महीने की सजा भी हुई। हालांकि इन्हें बेल मिल गया, अभी आगे भी अपील करेंगे, ये उनके 2-3 साथियों को सजा भी मिला है। और इसी के आधार पे वहां के बैंक ने जो भी इनका पोस्ट था, चेयरमैन थे और इनके साथी थे, इन सबको बाहर निकाल दिया है। तो ये घटनाएं मतलब बांग्लादेश में हो रही है, यह थोड़ा असहज का विषय है। इन्हें दरकिनार किया जा सकता था। 6 महीने का लेबर लॉ करने के खिलाफ, उसको तोड़ने के खिलाफ सजा देने इतनी सख्त जरूरत नहीं थी। लेकिन वहां भी कहें तो किसी न किसी तरह की तानाशाही है। जी
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बिना विपक्ष को शामिल कराए चुनाव करा लिए गए हैं और फिर से प्रधानमंत्री बनकर बैठ गई हैं शेख हसीना। अब बात करते हैं यूक्रेन की। दो बड़ी खबरें वहां से हैं। एक के बारे में तो मीडिया बता रहा है कि रूस ने यूक्रेन के एक शहर पे कब्जा कर लिया, लेकिन दूसरी खबर इससे बड़ी है। 24 घंटे में 1500 से ज्यादा यूक्रेन के फौजी मारे गए हैं। पूरी दुनिया में सन्नाटा है। बताइए, 1500 फौजियों के मरने के बाद क्यों ऐसी खामोशी है सर? जरा सा संक्षिप्त में बताऊं बैकग्राउंड। जब यूक्रेन की सेना ने उत्तर और पश्चिम रूस से सटे हुए इलाके में, यानी खारकोव और नीचे में जापोरिजिया खारसन में जब आक्रमण किया था और रूसी सेना वहां से वापस हट गई थी बिना लड़े हुए, उसके बाद से रूसी सेना ने अपना काफी बंदोबस्त किया, अपने सैनिक बढ़ाई, आर्म्स अम्युनिशंस बढ़ाए, डिग इन किया यानी डिफेंसिव किया। और अभी हाल फिलहाल में इस विंटर के शुरू होने से पहले, बर्फपात शुरू होने से पहले, फिर से एक और उन्होंने यूक्रेन ने एक और काउंटर ऑफेंसिव किया था कि हम अब पूरे साउथ के साउथ में कैप्चर कर लेंगे, क्रीमिया तक पहुंच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर रूसियों ने जबरदस्त विरोध किया, जबरदस्त युद्ध हुआ और वहां पे करीब 90,000 से 1 लाख यूक्रेनियन फौजी मारे गए। और वहीं से फेलियर शुरू हुआ, वहीं से जो वहां के चीफ थे जालूजनी और वहां के प्रेसिडेंट जेलेंस्की के बीच में मतभेद शुरू हुआ और दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। और जहां तक अब जिसकी जो बात करें, यह पूर्व दिशा में है, रशिया से सटे हुए और दिव्का। इसके पहले वहां बाखमुत गिर चुका था, उसी तरह से यहाँ पे दूसरा है मारियोपोल गिर चुका था। ये जो 2-3 जगह है, यहाँ का जो बंकर सिस्टम है करीब 200-250 फीट जमीन के नीचे है और यह भारी मात्रा में है, दर्जनों के मात्रा में है। और दिव्का में है जो 2014 से ही नेटो के देखरेख में बन रहे थे। अनलेस कि डायरेक्टली उसके ऊपर 500 या 1000 केजी का बम ना गिर जाए, यह टूटने वाले नहीं थे। नॉर्मल टैंक और तोप के गोले यानी आर्टिलरी के गोले से कुछ भी नहीं होने वाला था। ठीक है। और यहाँ पे इन लोगों ने अभी 3-4 महीने पहले सीधे के सीधे आक्रमण किया। रूसी सेना के काफी हताहत हुए। अब इन्होंने चालाकी ये की कि सीधे ना करके उत्तर और दक्षिण से इन्होंने उसको घेराबंदी की और इनका पश्चिम से जो रास्ता था वह तकरीबन बंद हो गया, 1 किलोमीटर से कम बच गया। यानी इनकी आर्टिलरी से मारता, इनका आना जाना बंद हो गया और इसमें भगदड़ मचा। यहाँ पे आके इसी बीच में आपने बात की थी कि जालूजनी के हटा के सीरीज को चीफ बनाया गया आर्मी का। उन्होंने कहा हम नहीं पीछे हटेंगे, लेकिन जब भगदड़ मचने लगी तब उन्होंने कहा कि हटो। कुछ और सैनिक 4-5 दिन पहले ही से भाग रहे थे टुकड़ियों में, और जब भगदड़ मची इस हालात में ना एक सिस्टमेटिक विड्रॉल होता है, यह रिट्रीट था। और इस भगदड़ का फायदा उठा के कहें तो एक तरह से जनसंहार है, वो वाला नहीं जो कि गाजा पट्टी में हो रहा है, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। और 1500 सैनिक मारे गए, पता नहीं उससे कई हजार ज्यादा लोग घायल हुए और भारी मात्रा में अस्त्र शस्त्र जो इन्होंने जमा किए थे, सामग्री जमा किए थे, वो छोड़ छाड़ के भागे। और यह एक भारी हार है जहां तक यूक्रेन और उसके समर्थन करने वाले नाटो और अमेरिका की। जी, अब यहाँ पे एक खबर ये भी चल रही है कि रूस इतना मजबूत हो गया है कि वो अंतरिक्ष में भी परमाणु हथियार लगाने जा रहा है। यह जबरदस्त खबर है। जहां तक चीन और रूस की बात है, यह पहले ही उम्मीद किया जा सकता था कि इनके सैटेलाइट में परमाणु बॉम्ब है। लेकिन उससे ज्यादा है जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, जो अभी जो हंगामा जो हो रहा है, वह केवल परमाणु बॉम्ब का नहीं है, बल्कि एक खास तरह के न्यूक्लियर पावर की बात है जो वहां पर जाके वो एक्सप्लोजन के बाद से एक तरह का वेव पैदा करेगा। जैसे आपने नॉर्थ कोरिया के बारे में बात की थी, अंडरग्राउंड ड्रोन्स जाके वह वेव पैदा करके जहाजों को मार देगा। यह आकाश में यानी ऊपर 100-200 किलोमीटर ऊपर जाके एक वेव पैदा करेगा और वहां के सैटेलाइट सबको बर्बाद कर देगा। यानी वह सैटेलाइट केवल अमेरिकन और नेटो के मिलिट्री नहीं होंगे, उनके कॉमर्शियल सैटेलाइट से होंगे, उनके जीपीएस सिस्टम को बर्बाद कर देगा, उनके इंटरनेट या जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बर्बाद कर देगा। इंटरनेट हमारे धरती वाला नहीं, वहां से जो आ रहा है। और यह तो है ही है, इसके साथ ही वहां यदि हाइपरसोनिक मिसाइल ये तय कर देते हैं, फिक्स करते हैं वहां पे न्यूक्लियर वॉरहेड के साथ, तब क्या स्थिति होगा। अभी तक रशिया जो था उसके पास, जी आप कितने समय तक ये ऐसे अंतरिक्ष में हथियारों को रखा जा सकता है? क्या अभी जानकारी आपको मिल पा रही है? कितने अभी तक इन्होंने रख दिए हैं?
एक बार सैटेलाइट लॉन्च हो जाता है तो वह कई वर्षों तक, दशक तक भी चलता है। उसमें कोई दिक्कत नहीं, अपनी उसकी जो मोमेंटम होती है उसी के आधार पे वो नाचता रहता है। और अंदर की काम करने की जहां तक बात है, उसमें इतनी पावर रहती है कि 10 साल से अधिक वो चल सकते हैं। इसलिए उसको खत्म तभी किया जा सकता है जब उसको बर्बाद किया जाए या उसको निष्क्रिय किया जाए। और ये हाइपरसोनिक मिसाइल जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये न्यूक्लियर वेपन है। हाइपरसोनिक यानी आवाज के गति से 5 गुना ज्यादा, और रशिया के पास 10 से 12 गुना ज्यादा है, जो मैन्यूवरेबल भी है। यानी एक बार ऊपर से छोड़ा तो ये आधे घंटे के अंदर पहुंचेगा। नॉर्थ कोरिया वाला 2 से ढाई घंटे वो लेता है। ठीक है सारी बात सर, लेकिन आपने हाँ। सैटेलाइट छोड़ दिया 10-5 साल के लिए। आपने अपना जो परमाणु हथियार है वो इस्तेमाल ही नहीं किया, और आप अपने सैटेलाइट को जो है खत्म कर रहे हैं, तो इस हथियार का क्या होगा? ये कैसे वापस आएगा? वापस नहीं आए तो अच्छा है, वहीं पे उसको न्यूट्रल कर दिया जाए। और कुछ नहीं कर सकते, वापस लाना बहुत मुश्किल है इनको। वापस लाने में ही ज्यादा खतरा होगा, क्योंकि एक एक बॉम्ब अब वो नागासाकी हिरोशिमा वाला नहीं है 1-1 टन का, बल्कि 50 से 100 टन वाले हैं। और ये भयानक बर्बादी कर सकते हैं। इसलिए अच्छा है कि उसको वहीं निष्क्रिय किया जाए, और युद्ध बंद जितनी जल्दी हो, यूक्रेन और गाजा पट्टी में युद्ध की समाप्ति की घोषणा की जाए, वही एकमात्र रास्ता है। जी। नहीं तो आगे भी युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि चलिए अगर यूक्रेन और गाजा में रुक गया और हथियार इन्होंने अंतरिक्ष में लगा रखे हैं परमाणु अपने, और आगे कोई युद्ध छिड़ गया तो तबाही तो होगी। तबाही बिल्कुल होगी। युद्ध का ये एक नया दौर आ रहा है, यह नॉर्मल न्यूक्लियर वॉरफेयर नहीं है। ये आकाश से जो आ रहा है वह उनके सैटेलाइट को, जीपीएस को, हमारी कम्युनिकेशंस को, हमारी बैंकिंग सिस्टम जो उसके थ्रू है, वह सबको बर्बाद ही करेगा। और वहां से आने का उसका एयर डिफेंस, उसको तोड़ने का, यानी आकाश से आकाश में वहां 200 किलोमीटर मारे, यह यदि आकाश युद्ध शुरू होता है, स्पेस वॉर शुरू होता है, तो एक नया युद्ध शुरू होगा। और उसका जो बर्बादी होगा आज से 10 गुना ज्यादा होगा। जी। वो कल्पना नहीं की जा सकती है, तसव्वुर नहीं किया जा सकता, और अमेरिका का डर शायद इसी बात को लेकर दिख रहा है। एनवाईटी ने बाकायदा पूरी रिपोर्ट छापी है। अब बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। उन पर अदालतें जो है जुर्माना लगा रही है, पाबंदी लगा रही है, तो उनके चेले निकल पड़े हैं क्राउड फंडिंग करने के लिए। यानी अब लोगों से पैसा लेके इनका कर्जा उतारा जाएगा। उनके चेले यह कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हर कोई $5-5 दे दे, तो जितना भी उन पे फाइन लगाया गया है, तकरीबन $35 करोड़ का, और शायद $45 करोड़ का और भी लगेगा उनके बेटे जूनियर ट्रंप पे, ये सब को हम दे पाएंगे। लेकिन यह बेवकूफी देखिए, यह मानसिक गुलामी केवल भारत में नहीं है। जब उसको खुलेआम कहा जा रहा है कि इन्होंने अपने पैसे बचाए, इनकम टैक्स नहीं दिए, झूठ बोला अदालत में, इसके लिए इनको फाइन किया जा रहा है, और इनके चेले कह रहे हैं भारी मात्रा में है कि हम इनको समर्थन करेंगे, आर्थिक मदद करेंगे। इनके ट्रंप के पास पैसे की कमी नहीं है, ये खुद ब खुद एक पूंजीपति है। मूर्खता है और कुछ नहीं है। जी। यानी पहले सरकारी तौर पर लूट लिया, पब्लिक को लूट के भी तुम्हें हम देंगे दूसरे रास्ते से। बात करते हैं हंगरी की। 26 फरवरी को हंगरी स्वीडन को लेकर क्या करने जा रहा है? 26 फरवरी को इनके पार्लियामेंट की मीटिंग है, और स्वीडन ने अपना एप्लीकेशन डाला था 2022 में ही फिनलैंड के साथ नेटो का मेंबर बनने के लिए, जिसको टर्की के कारण नहीं मिल पाया। इसको तो मिला, दूसरे देश फिनलैंड को मिला, इसको नहीं मिल पाया। और कहीं ना कहीं से उसकी एक आवाज उठी हंगरी से कि वो अब रोड़ा अटकाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि ये लोग मान गए हैं। और जहां तक इनके विक्टर ओरबान, इनके प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि भाई कोई बात नहीं, हम भी मान लेंगे, हमारा स्वीडन के साथ अच्छा रिश्ता रहा है, और ये नेटो में जाना चाहते तो हमारे तरफ हो जाएगा। तो संभवतः यह अपने पार्लियामेंट में ये लोग हाँ कर देंगे इनके मेंबरशिप की। क्या ये तुर्की द्वारा अपनी संसद से स्वीडन के हक में प्रस्ताव पास करने के बाद कर रहा है हंगरी? ये दिख रहा है, ये नजर आ रहा है, क्योंकि हंगरी को लग रहा है ना करने कोई मतलब नहीं है। वह ऐसे भी स्वीडन और नॉर्वे ऐसे भी डी फैक्टो जो कहते हैं, बिना नेटो के मेंबर बने हुए भी नेटो के फौज यहाँ, इनके फौज नेटो के साथ एक्सरसाइज कर रहे हैं, सब कुछ तो हो ही रहा है। ये दोनों देश जो भी इनके पास अस्त्र शस्त्र है वह यूक्रेन को दे रहे हैं। तो एक केवल फॉर्मेलिटी रह गया, तो ना करके क्यों अपना दुश्मनी मोल लेना है, और इसीलिए हाँ कर रहे हैं। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एयू शिखर सम्मेलन में नहीं जाने देने का आरोप सोमालीलैंड ने लगाया है इथियोपिया पर। सोमालीलैंड नहीं, सोमालिया ने लगाया है।
अच्छा। हाँ, इथोपिया पे हुआ यूं कि इथोपिया में अफ्रीकन यूनियन का सम्मेलन चल रहा है, या उनका 37वां मीटिंग है। और सोमालीलैंड की बात जहां तक है, वो 1991 में सोमालिया से अलग होकर स्वतंत्र देश घोषित कर चुका है, और इथोपिया के साथ उसका संबंध बढ़ रहा है। इथोपिया का चूंकि समुद्री रास्ता नहीं है, वो समुद्र से नहीं जुड़ा हुआ है, इसलिए सोमालीलैंड ने अपना एक हिस्सा उसको गिरवी ना कहें, कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया है कि तुम इसके पोर्ट को भी डेवलप करो, तुम्हारा भी रास्ता बन जाएगा। तो ये इनके बीच में सोमालिया और इथोपिया के बीच में लड़ाई का मुद्दा बनता है सोमालीलैंड को लेकर। लेकिन अभी मसला यूं हुआ है कि जब सोमालिया के प्रेसिडेंट वहां जा रहे थे, तो ये जब वहां प्रवेश करने लगे वहां पे इथोपिया में, तो इनके साथ जो थे लोग थे वहां जाके, जहां पे अफ्रीकन यूनियन की मीटिंग चल रही थी उस बिल्डिंग में, ये आर्म्स लेके जा रहे थे। अच्छा। अस्त्र शस्त्र इन्होंने मना किया वहां के जो भाई कि ये अलाउड नहीं है, अस्त्र शस्त्र कैसे लाएंगे। इन लोगों ने दूसरे से दिबोती से कहा कि ऐसा करे, दिबोती ने भी कहा कि अस्त्र शस्त्र हटाओ। अंततः इन्होंने अस्त्र शस्त्र हटाया। और जहां तक इनकी बात है, इथोपिया के प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद की बात है, वह भी वैसे उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ पीस के लिए, आई मीन ये होते रहता है दुनिया में। उन्होंने इसके लिए माफी मांगी, लेकिन साथ ही कहा कि हमारी अच्छी दोस्ती, हम भला इसमें क्यों रोकेंगे, आप जरूर आए। हाँ, इतना जरूर कहूं कि अफ्रीकन यूनियन में वहां जो मीटिंग चल रही है, उन्होंने गाजा पट्टी में तुरंत युद्ध विराम की मांग की है और इजरायली फोर्सेस के हटने की बात की है। जी, अब बात करते हैं गाजा से जुड़ी हुई खबरों की। इसमें पहली खबर जो आ रही है वो है अल्जीरिया के हवाले से। कहा गया है कि अल्जीरिया अगर यूएनएससी में कोई प्रस्ताव लेके गया तो अमेरिका उस प्रस्ताव की बैंड बजा देगा। जी बिल्कुल। अमेरिका जहां तक है उसकी दादागिरी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अब एक मजाक तो बन ही चुका है, और वहां पे इनकी दादागिरी चलती है। ये ना करेगा तो इंग्लैंड कर ही देगा। और किसी भी उस प्रस्ताव को जो कि इमीडिएट सीज फायर की बात करता है, या इजरायली फोर्सेस को वापस बुलाने की बात करता है जहां भी घुसा हुआ है, या उनकी बमबारी जो चल रही है सदर्न इजराइल में, और वहाँ उसकी बात कर रहा है, या ह्यूमैनिटेरियन एड जाने की बात कर रहा है, वह उस पर पूरी रोक लगाने की कोशिश करेगा। जी, मैं एक सवाल यहाँ आपसे पूछना चाहता हूँ, और इसको मेरे जहन में बार बार आता भी है, इसलिए आपके सामने रख रहा हूँ। 21वीं सदी में 5 देशों के पास वीटो पावर है, क्या मजाक नहीं लगता आपको ये? बिल्कुल मजाक है। ये 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद से यूनाइटेड नेशंस का जो दूसरा फॉर्म आया, पहला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद से, और उस समय जो सिक्योरिटी काउंसिल बनाया गया था, वीटो पावर दी गई थी, वह खास आधार पे था, न्यूक्लियर पावर पे था, जीतने वालों के बीच में था। अब वह बिल्कुल बेमानी हो चुका है। इनफैक्ट दूसरा रास्ता नहीं सूझ रहा है। रशिया की जो कोशिश है कि अब बाईपोलर वर्ल्ड को बना के एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बनाया जाए, या यूनिपोलर वर्ल्ड से मल्टीपोलर बनाया जाए, अमेरिका की दादागिरी खत्म की जाए, उसके लिए जरूरी है, जिसकी मैंने चर्चा की कि मास्को में मीटिंग चल रही है, जरूरी है कि मास्को कम से कम, रशिया कम से कम शुरू कर दे उन देशों के साथ एक नया एक आधार देने का। वैसे ब्रिक्स को वो लोग मान रहे हैं, लेकिन ब्रिक्स वो पूरी शर्तें नहीं पूरा कर पाता है। यह पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, जिसके आधार पर जैसे नेटो है दूसरी तरफ पूरी की पूरी खड़ी करे, और जहां ईरान, टर्की, यहां तक इंडोनेशिया, भारत, ब्राजील ये बन रहे हैं, इनको मान्यता मिले एक लोकल पावर बनने के लिए, दादागिरी के लिए नहीं, शांति की तरफ बढ़ने के लिए, और अमेरिकी साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए। तो उसका स्वागत होना चाहिए, वह कोशिश होनी चाहिए। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अमेरिका जहां एक तरफ ये चेहरा दिखा रहा है कि उसे बड़ी चिंता हो रही है राफा क्रॉसिंग पर मौजूद फिलिस्तीनियों की, वहीं दूसरी ओर खबर ये आ रही है कि वो इजराइल को हथियार दे रहा है इन हालात में भी। बताइए, ये तो खुलेआम है। इतनी भारी गुंडागर्दी, एक तरफ आपने एक शगुफा छोड़ा कि फिलिस्तीन को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, उसके बाद से जो स्थिति चल ही रही है, हमास को अब दरकिनार करना चाह रहे, हमास इसके लिए तैयार नहीं है, और बाकी उसके साथी बिल्कुल नहीं तैयार है। और वहीं पर ऊपर से दिखाने के लिए सारे देश, यूरोपियन यूनियन, यहाँ तक कि भारत भी कह ही रहा है, अमेरिका भी कह रहा है, अमेरिका के पक्ष विपक्ष दोनों कर रहे हैं कि जनसंहार रोके, और पूरे आर्म्स अम्युनिशंस भेज रहे हैं, वैसे बॉम्ब भेज रहे हैं जो कि वहां के जो भी बंकर हैं वो विस्फोट करके, या जो भी रिफ्यूजी कैंप्स हैं उसकी भारी तबाही कर सके। जो बैंड है उनको भी आप भेजे जा रहे हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि दो मुहा चेहरा है। न्यूयॉर्क से वैसे खबर सामने आई कि वहां के गवर्नर माफी मांग रहे हैं। क्यों माफी मांग रहे हैं और क्या कर दिया था उन्होंने? ये माफी मांग रही हैं कैथी होचुल,
कुछ अजीब नाम है लेकिन वही है। उन्होंने शुरुआती दौर में कहा था कि इज़राइल को हक बनता है कि वह गाज़ा को बर्बाद कर दे आत्मरक्षा के लिए, क्योंकि आज 7 या 8 अक्टूबर को जो हमास ने जो टेररिस्ट एक्ट किया था, और इसका उदाहरण उन्होंने दिया था कि यदि कनाडा बफेलो यानी न्यूयॉर्क में वो एक जगह है उस पर आक्रमण कर दे तो क्या कनाडा को हम लोग बर्बाद नहीं कर देंगे। तो माफी उन्होंने इसलिए संभवतः नहीं मांगी है कि गाजा और फिलिस्तीन के खिलाफ बोला है, बल्कि कनाडा में इसका भाई ये क्या बकवास कर रही है, इसलिए कनाडा वासियों से इन्होंने माफी मांगी है और कुछ नहीं है, ये बकवास कर रही है। जी चलिए, खैर अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है नेतन्याहू से जुड़ी। उन्होंने साफ कर दिया कि वो अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं आएंगे और 7 अक्टूबर के हमले के बाद किसी भी कीमत पर फिलिस्तीन को राज्य का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं होंगे और अपने मकसद पूरा करने तक जंग को जारी रखेंगे। जी हाँ, मकसद तो यही है कि गाजा पट्टी के जितने भी हिस्सा हो सके अपने अंदर कर लें और हमास को पूरी तरह बर्बाद कर दें। और जहां तक इनका मकसद जो खुलेआम इन्होंने कहा है, कई दशकों से इन्होंने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने से नहीं होने दिया है, पूरी कोशिश रही उसको बर्बाद कर दिया है, बड़ी दुष्ट तरीके से हंसते हुए इन्होंने इस बात को कहा था। और आज भी जितना भी अमेरिका, यूरोपियन यूनियन जितना भी फिलिस्तीन राज्य की बात कर रहा है उसका भी मजाक बन चुका है, वो हवा में उड़ चुका है जिस तरह से ये बातें कर रहे हैं। और नेतन्याहू अपने दम पर नहीं, इन्हीं के दम पे कर रहे हैं जो ये बातें कर रहे हैं, यह भद्दा मजाक है। जी मिस्र के हवाले से खबर आई है, मुझे लगता है विरोधाभासी खबर है। फ्रांस के राष्ट्रपति से बातचीत के बाद मिस्र ने एक बयान जारी किया जिसमें उसने कहा कि साहब जो गाजा वासी हैं उनका विस्थापन जो है अस्वीकार्य है, लेकिन हम नागरिकों के साथ मानवीय व्यवहार करेंगे। इसे कैसे देखते हैं आप? अब जो पहुंच गए उनके साथ मानवीय व्यवहार है तो चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि जहां तक मिस्र की बात है उसके साथ यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया, जोर्डान, इनका भी चेहरा अब नाकाब हो चुका है, बिल्कुल पूरी तरह से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मिस्र क्यों नहीं तैयार हो रहा है कि गाजा वासी उनके यहाँ पहुंचे? क्योंकि ये जो भीड़ पहुंचेगी यह कुछ हजार नहीं है, लाखों में है, या शायद 5 से 10 लाख के बीच में है। वो कैसे मैनेज होगा? हालांकि इसके लिए अमेरिका और इजराइल ने शुरुआती दौर में कहा था कि इनको आप ले लो, इसके बदले हम वर्ल्ड बैंक से आपको और कर्ज दिला देंगे, हम भी कुछ मदद कर देंगे, ये सब, लेकिन फिर भी वो तैयार नहीं हो रहे। जी नहीं, ये तो अगर वो तैयार नहीं हो रहे हैं, और आज यूएन से भी एक बयान जारी किया गया है कि गाजा वासियों को फिलिस्तीन की जमीन नहीं छोड़नी चाहिए, उन्हें दूसरे देश में नहीं जाना चाहिए, ये तो उनके हक की बात कर रहा है एक तरीके से मिस्र। कहने के लिए तो हक की बहुत सारी बातें कर रहे हैं। मानवीय अनाजों को, आटा को जो अमेरिका से आने वाला था और बहुत सारे सामान उनको भी आने की बात कर रहे हैं, इजराइल नहीं आने दे रहा है, बल्कि इजराइल दोष दे रहा है यूनाइटेड नेशंस पे कि तुम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। हालांकि स्थिति ऐसी बना दिया है कि 100 से अधिक यूनाइटेड नेशंस के नागरिक मारे गए, यह भी वहां अपील कर रहे हैं कि भाई उनको नहीं हटना चाहिए, सारे के सारे कहेंगे। वर्ल्ड रिफ्यूजी की जो आज सिचुएशन है इन्हीं के कारण है, इन्हीं लोगों के कारण है, और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, रिफ्यूजीज नहीं आने चाहिए। ये मजाक और कुछ नहीं है। जी चलिए, अब आखिरी खबर का रुख करते हैं जो आ रही है ईरान से। बताया जा रहा है कि ईरान ने अपनी वायुसेना को और मजबूत कर दिया है, कुछ मिसाइल वगैरह तैनात कर दिए हैं। ईरान को यह लग रहा है, हालांकि तैयारी जरूरी है, वह अभी की स्थिति में ऐसा नहीं लग रहा है कि अमेरिका सीधे के सीधे हमला करेगा, लेकिन जो बाइडेन और उनके पीछे जो लोग खड़े हैं, खासकर वॉर इंडस्ट्रीज के लोग जो खड़े हैं, और उनको उनके लिए एक मौका है, क्या मौका गंवाएं या मौका लें ताकि ईरान को बर्बाद कर सके। लेकिन ईरान को बर्बाद करना अब वो स्थिति नहीं है जिस तरीके से उन्होंने इराक या लीबिया को बर्बाद किया था। आज ईरान केवल रीजनल पावर नहीं, वास्तव में बहुत शक्तिशाली बन चुका है, अपने मिसाइल पावर के कारण, अपने नेवी के कारण, जो कि अभी ग्लोबल नेवल पावर बनने की कोशिश कर रहा है, ब्लू वाटर नेवी बनने की कोशिश कर रहा है। वहीं उसकी एयर फोर्स है, वह काफी पावरफुल बन चुकी है। रशिया के मदद से सुखोई के लेटेस्ट को छोड़ दे, सेकंड लेटेस्ट को ले, उसके वेरिएंट्स आ चुके हैं, मिक्स के भी हैं। एयर डिफेंस सिस्टम बड़ा जबरदस्त है, और सबसे बड़ी चीज है वह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जिसमें रशिया को महारत है और उसने उस तरह की चीजें उसे दे रखी है। और लेकिन इसकी तैयारी जरूरी है, नहीं तो अमेरिका कमजोर वक्त पाके आक्रमण कर सकता है। इसलिए डेटरेंस के रूप में दिखाने की कोशिश है कि यदि तुम कहीं घुसने की कोशिश किए तो तुम समझ लो कि तुम्हारी क्या स्थिति होगी। जी बिल्कुल सही बात है, अपनी ताकत दिखाना भी और अपने वजूद को बचाना भी बेहद जरूरी होता है, और उसके लिए संघर्ष तो करना ही चाहिए। और
उसका लेकर जो भी अपना प्रदर्शन करना वो भी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत बारीकी से तमाम चीजों पर रोशनी डाली। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।